नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। और देश कुंभ देख रहा है, हम भी देखेंगे कुंभ से जुड़े, उत्सव से जुड़े तमाम नज़ारे, क्योंकि ललन टॉप की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। देश दिल्ली की गतिविधियां भी देख रहा है, जहां अभी कल तक दोस्त हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता अब एक दूसरे को लानतें भेज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने स्तर की राजनीति कर रही है। इन सबसे इतर कोर्ट में दिल्ली दंगों से जुड़ी सुनवाई भी चल रही है। अधिकारियों को फटकार लग रही है। इसरो को नया चीफ मिला है। राजनाथ सिंह नए सिरे से पाकिस्तान को हड़का कर आए हैं और बीसीसीआई अपने क्रिकेटर्स को हड़काने और अनुशासन की हद में रखने की तैयारी में है। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे आज के ललन टॉप शो में। सबसे पहले ये नज़ारे देखिए कुंभ के शाही स्नान की झलकियां। Brought to you by Sensodyne K and I10। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। कोई साधु सर पर पक्षी बिठाकर मेले में घूम रहा है और पक्षी वाले बाबा के नाम से जाना जा रहा है, तो कोई जत्था है जो मेले में भ्रमण के लिए हाथियों को साथ लाया है। कुछ देखकर डर रहे हैं, ज़्यादातर भगवान गणेश का रूप मानकर पूज रहे हैं। हाथ में तलवार, त्रिशूल और डमरू लिए सन्यासी, पूरे शरीर पर भभूत रमे सन्यासी तो जगह जगह दिख रहे हैं। महाकुंभ में पहले शाही स्नान के दिन यानी 14 जनवरी को यही दृश्य देखने को मिले। इस दिन की दोपहर तक करीब 2.5 करोड़ लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती है। हालात संतुलित बने रहें, इसके लिए आर्मी स्टैंड बाई पर है। इतनी भीड़ को देखते हुए लेटे हुए हनुमान मंदिर को भी 14 तारीख तक के लिए श्रद्धालुओं की खातिर बंद रखा गया। स्नान के लिए सभी 13 अखाड़ों को 30 से 40 मिनट का वक्त दिया गया। महाकुंभ में अब की पहली बार शाही स्नान की जगह अमृत स्नान शब्द का भी इस्तेमाल हो रहा है। नाम बदलने का प्रस्ताव भी अखाड़ों की तरफ से ही आया था। बाकी नज़ारे ललन टॉप की टीम की नज़र से। ये ईंटें इसको यहाँ रख देंगे वैसे और ये बन जाएगा इटालियन सैलून। हाँ, सर पे गया पानी, ऐसे मार दे रहे हैं ना। चंपी है ये। क्या बात है, चंपी। हेड मसाज बोल रहे हैं, लेकिन इटालियन सैलून में ना तो हेड मसाज बोलेंगे ही। मसाज क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। होंगे ये यहाँ पर कई लोग जो संगम में स्नान कर रहे हैं घाट पे, उसके बाद आके कई लोग यहाँ पर अपना बालों का दान कर रहे हैं। डिजाइन एक से एक बन जाता है। एक से एक डिजाइन, तो कोई डिजाइन धर दो हमारे भी। जैसे कहो एल बना देंगे। एल दाढ़ी में एल। हाँ, दाढ़ी में एल बनता है। अब रुक करते हैं दिन की बड़ी खबर का। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मंच साझा कर रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब आमने सामने है और इन्हीं दोनों खेमों से आ रहे बयान दिल्ली चुनाव की सुर्खियां बना रहे हैं। एक पक्ष के नेता सामने वाले को कतई भ्रष्टाचारी बताते हैं, तो दूसरे पक्ष के नेता कहते हैं सारे मिले हुए हैं जी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 13 जनवरी को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर कड़ी टिप्पणी की और कहा, अरविंद केजरीवाल कहा करते थे दिल्ली को साफ करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और राष्ट्रीय राजधानी को पेरिस बना देंगे। हुआ क्या उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया? दिल्ली में प्रदूषण, भ्रष्टाचार और महंगाई लगातार बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक जैसे हैं। ना तो बीजेपी अडानी पर कुछ कहती है, ना ही केजरीवाल। इन बातों का जवाब केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया। लिखा, राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की। केजरीवाल की इस बात पर बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश की चिंता बाद में करो, पहले नई दिल्ली की सीट बचाओ। अमित मालवीय ने ऐसा लिखा क्योंकि केजरीवाल नई दिल्ली की ही विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। इस पर फिर केजरीवाल का जवाब आया, क्या बात है, मैंने राहुल गांधी जी पर एक ही लाइन बोली और जवाब बीजेपी वालों से आ रहा है। बीजेपी को देखिए कितनी तकलीफ हो रही है। शायद दिल्ली का ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच बरसों से पर्दे के पीछे चल रही जुगलबंदी पर से पर्दा हटा देगा। केजरीवाल ने
दिल्ली चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और भाजपा और कांग्रेस पर ये बातें कही। मेरी जनता से अपील है, मैं ये नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी को वोट दो, मेरी जनता से अपील है, जो पैसे बांटे, जो कंबल बांटे, जो साड़ी बांटे, जो चादर बांटे, उसको तो कतई वोट मत देना। ये देश के गद्दार हैं, ये देश को खरीदने, इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। इनको जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो। इस बार जितना पैसा बांट रहे हैं, इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो, वोट मत देना इनको। दिखा दो, इन लोगों को साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। इन पैसे वालों को, इन बेईमानों को बता दो इस बार, इन गुंडों को बता दो इस बार कि दिल्ली के लोग बिकाऊ नहीं है और दिल्ली के लोगों का वोट बिकाऊ नहीं है। वार पलटवार यही नहीं थमा। नई दिल्ली विधानसभा सीट से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस कैंडिडेट और 15 बरस मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने कहा, केजरीवाल को पता ही नहीं देश बचाना क्या होता है। क्या शराब घोटाला देश बचाना था? क्या अय्याशी के महल में रहना देश बचाना था? शराब घोटाला देश बचाना था, अय्याशी के महल में रहना देश बचाना था। हर पार्टी से आप बीजेपी के साथ लड़के कांग्रेस को हर जगह हराना देश बचाने का केवल काम था। पर इसका केजरीवाल का एक काम बताइए जो उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इमारतों को, अपने धन को इकट्ठा करने के अलावा उसने कुछ किया हो? सारा उसने दिल्ली में जो कांग्रेस के समय का काम था उसको अपना बता दिया, वो देश बचाना था। केजरीवाल की दिक्कत क्या है कि एक सवाल भी, एक प्रश्न भी जो उस पर उठ रहा है, उसकी हिम्मत नहीं है कि उसका जवाब दे। इतने दिनों से वो कोशिश कर रहा था कि कुछ लोग उसके साथ के हैं इंडिया गठबंधन में, उनको इस्तेमाल करके वो ये एक माहौल बना दे कि कांग्रेस उसके खिलाफ और दिल्ली में शक्तिशाली रूप से नहीं लड़ रही है, क्योंकि वो चाहता था कि इसी कारण वो बच सकेगा, क्योंकि जिस दिन वो चुनाव हारेगा उसके अगले दिन ही वो जेल चला जाएगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच के समीकरण आपने जाने। इस बीच इंडिया गठबंधन की सहयोगी रही एक और पार्टी की तरफ से दिल्ली चुनाव को लेकर बयान आया। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता शरद पवार ने कहा, मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली चुनाव में हमें आम आदमी पार्टी को समर्थन देना चाहिए। पवार ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन में कभी भी राज्य स्तर के या लोकल के चुनाव को लेकर कोई बात हुई नहीं, इसलिए हम आगे आने वाले चुनाव को देखते हुए तय करेंगे कि कैसे क्या करना है। असल में हो क्या रहा है कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, वो ये नहीं चाहती है कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म हो तो इंडिया अलायंस या इंडिया ब्लॉक इस कगार पे हो कि उसमें जो घटक दल है वो टूट जाए और इंपैक्ट इंडिया अलायंस का खत्म हो जाए। तो ये एक तो लार्जर तस्वीर है, लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट भी है। देखिए, फिलहाल आम आदमी पार्टी चाहेगी ये चुनाव बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी हो और अंत तक खासतौर पे जो माइनॉरिटी वोट बैंक का फैक्टर है वो साधना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप कांग्रेस पे हमला करते हैं, राहुल गांधी पे हमला करते हैं, तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को एक पार्टी बना देगी, यानी कि जो दो पार्टियों के बीच की लड़ाई है वो त्रिकोणीय लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसे में माइनॉरिटी वोट बैंक का बंटवारा दिल्ली में अगर होता है तो आपको इसका बड़ा नुकसान पड़ेगा। यही वजह है कि फोकस आपके लिए या अरविंद केजरीवाल के लिए फिलहाल भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन हाँ, अगर सामने से हमला होगा तो पलटवार आपको होता हुआ यहां से दिखाई देगा जरूर। दिल्ली से एक और खबर आई। 8 जनवरी को राजधानी के 400 स्कूलों को बम की फर्जी धमकी मिली थी। अब दिल्ली पुलिस ने बताया कि धमकी देने वाले आरोपियों में से कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक 12वीं का स्टूडेंट है। आरोपी का परिवार लगातार एक एनजीओ के संपर्क में था। इस एनजीओ ने अतीत में कथित तौर पर अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था। दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर मधुप तिवारी ने पुलिस हेडक्वार्टर में इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस मामले में एक राजनीतिक दल का नाम भी सामने आ रहा है। इस बच्चे ने कम से कम 400 से भी ज्यादा स्कूल्स को ये ईमेल भेजी थी। हम ये भी देखना चाहते थे कि एक बच्चा अकेला ये कैसे अपने आप अंजाम दे सकता है इस तरह के जो पूरे प्रकरण को। तो हमने इसके पीछे कोई षड्यंत्र है कि नहीं है, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पूरे परिवार की भी बैकग्राउंड प्रोफाइलिंग करने से ये पता चला कि इस बच्चे के एक अभिभावक जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ पे एक एनजीओ एक्टिव रूप से काम करता है और इस एनजीओ का एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ डीप कनेक्शन भी हमको मिला है। जब इस एनजीओ की प्रारंभिक जांच की गई
तो पता चला कि ये एनजीओ एक ऐसे सिविल सोसाइटी ग्रुप का पार्ट है जो कि जैसे अफजल गुरु की हैंगिंग की लेजिटिमेसी को लेकर प्रश्न उठाता है। इसके लिए हम पूरे षड्यंत्र की डिजिटल जो है एविडेंस की मदद से जांच कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि इस तरह से दिल्ली का माहौल खराब करने के लिए और लोगों को परेशान करने के लिए कोई राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर तो इस घटना के पीछे नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजनीति तेज हुई। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, सभी को पता है कि ऐसे एनजीओ से आम आदमी पार्टी का गहरा संबंध है जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था। फरवरी 2015 में जो टुकड़े टुकड़े होंगे का नारा लगा था वो अफजल गुरु की बरसी के ऊपर था और जिसकी फाइल को महीनों तक आम आदमी पार्टी ने बचा के रखा था। इसलिए अब यह रहस्य गहरा रहा है कि वो एनजीओ कौन है, वो एनजीओ के लोग कौन हैं, उनका आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है क्या? क्योंकि यह बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्लीमेंसी के पिटीशन का समर्थन किया था, तो यह बात सीधे संबंध जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी वहां के सर्वोच्च नेतृत्व के साथ, और उस जमाने में याद करिए वो सब लोग, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, अन्य ने बहुत सारे लोग थे, आप बड़ी लंबी लिस्ट है, वो सब उस समय आम आदमी पार्टी के सदस्य थे। यानी आम आदमी पार्टी का एक संगठन के रूप में उनके साथ संबंध बहुत साफ दिखाई पड़ रहा था। तो अब ऐसी जानकारी लगती है और यह ऐसा ही गहरा संदेह आता है जो पुष्ट होता हुआ नजर आता है कि क्या इस चीज में आम आदमी पार्टी का या उनसे जुड़े एनजीओ का कोई संबंध है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जवाबी प्रतिक्रिया आई। आप छोटे छोटे बच्चों को मिल रही बम की धमकी का राजनीतिक लाभ उठा रहे हो, शर्म नहीं आती? राजनीति का स्तर इस स्तर तक गिरा दिया आपने। पहली घटना कब हुई दिल्ली के अंदर? बच्चों के स्कूल को बम से उड़ाने की पहली घटना हुई, धमकी की पहली घटना हुई मई के महीने में, मई के महीने में। और आज लगभग 8 महीने 9 महीने बीत जाने के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया, कोई सबूत नहीं दिए गए, कोई बयान नहीं आया। जब 15 दिन चुनाव का रह गया है दिल्ली का, तो आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और गलती से भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दिल्ली से जुड़ी अगली गतिविधि यहां के हाईकोर्ट से है। आम आदमी पार्टी सरकार ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू किए जाने का विरोध किया। दिल्ली सरकार का तर्क, हम राजधानी में ऑलरेडी एक स्वास्थ्य योजना चला रहे हैं, दिल्ली आरोग्य कोष के नाम से। ये योजना आयुष्मान भारत से कहीं ज़्यादा प्रभावी है। हमारी योजना से पूरी दिल्ली को लाभ मिलेगा, जबकि आयुष्मान भारत से सिर्फ कुछ प्रतिशत आबादी को। दरअसल दिल्ली के सभी 7 भाजपा सांसदों ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी और मांग की कि कोर्ट दिल्ली सरकार को निर्देश दे कि केंद्र की योजना को ही दिल्ली में लागू कराया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा, देश के अधिकतर राज्य आयुष्मान भारत योजना को पहले से ही लागू करवा चुके हैं, फिर दिल्ली को ऐसा करने में क्या समस्या है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इसे लेकर एक MOU साइन करें और कोर्ट को जानकारी दें। इन्हीं बातों के बीच अब दिल्ली सरकार ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया। दिल्ली चुनाव से जुड़े एक और अपडेट ये कि मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने कालकाजी विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल कर दिया। ये काम उन्हें 13 जनवरी को करना था, लेकिन पहले उनको रोड शो में देरी हुई, फिर वो अवध ओझा वाले मामले में चुनाव आयोग से मिलने चली गई। अवध ओझा वाला मामला जिसमें उनका वोट ग्रेटर नोएडा से दिल्ली ट्रांसफर न होने के चलते कैंडिडेट पर संकट खड़ा हो गया था। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और ओझा को 15 जनवरी तक का समय मिला। खैर, इन सब बातों के बीच आतिशी ने 14 जनवरी को नॉमिनेशन फाइल किया और एक्स पर पोस्ट करके जानकारी भी दी। इस बीच आतिशी पर चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल के लिए FIR भी दर्ज हो गई है। 6 या 7 जनवरी को तकरीबन दिन में PWD डिपार्टमेंट की एक गाड़ी का इस्तेमाल, आरोप है ऐसा कि सरकारी काम के बजाय आतिशी के पर्सनल काम, यानी कि उनके दफ्तर में कुछ इलेक्शन के पैम्पलेट्स या इलेक्शन से जुड़े हुए सामग्री को पहुंचाने के लिए हुआ था। और इसकी कंप्लेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने बकायदा की है दिल्ली पुलिस को, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन अगर होता है
तो ऐसे में रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है कि वो पुलिस को इत्तला दे, कंप्लेन करे और जो जरूरी धाराएं उसके तहत एफआईआर दर्ज हो। तो क्योंकि उनके नॉमिनेशन के दिन पर्चा भरने के ठीक पहले ये एफआईआर की कॉपी सामने आई थी, तो ऐसा लगा कि नॉमिनेशन के दौरान ही ये विवाद हो रहा है। लेकिन पूरा विवाद असल में सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान अपने इलेक्शन कैंपेन से जुड़े हुए सामग्री के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर है। जो हमें फिलहाल समझ में आ रहा है, अंदर खाने से ये बात निकल के आ रही है कि दिल्ली पुलिस इसमें दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के खिलाफ नामजद एफआईआर करेगी। आतिशी फिलहाल कंप्लेंट उनके खिलाफ हुई है, लेकिन एफआईआर में वो अक्यूज नहीं है। दिल्ली से जुड़ी खबरें यहीं तक। अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबरों का। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम को हार मिली। हार से भी बढ़कर बात यह कि प्रदर्शन कमजोर रहा। ड्रेसिंग रूम के माहौल और सीनियर खिलाड़ियों के रवैये को लेकर कई नेगेटिव बातें बाहर आईं। अब बीसीसीआई ने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए कुछ सख्त गाइडलाइंस बनाने की तैयारी की है। इन नए नियमों पर बीसीसीआई विचार कर रहा है, जो कैसे हैं। टीम इंडिया जहां भी खेले सभी खिलाड़ियों सपोर्ट स्टाफ टीम बस से ट्रैवल करें। ये नियम होटल, ग्राउंड या मैच से जुड़ी किसी भी जगह आने जाने के लिए लागू होगा। दरअसल हाल में कुछ पत्रकारों के हवाले से ये बात सामने आई कि टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ी टीम बस से न चलकर अपनी कार से ट्रैवल कर रहे थे। 45 दिन या इससे ज़्यादा का टूर हुआ तो खिलाड़ियों का परिवार या पत्नियां 14 दिन ही साथ रह सकेंगे, पूरे टूर के दौरान नहीं। इससे कम दिन का टूर हुआ तो 7 दिन ही साथ रुकने को मिलेगा। किसी भी खिलाड़ी या सपोर्ट स्टाफ के निजी मैनेजर वीआईपी बॉक्स में नहीं बैठेंगे। दरअसल बीजीटी के दौरान कोच गौतम गंभीर के मैनेजर गौरव अरोड़ा टीम के साथ ट्रैवल करते और वीआईपी बॉक्स में बैठे दिखे थे और टीम होटल में ही रुके थे और इस पर बीसीसीआई ने आपत्ति जताई थी। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में देवेंद्र पांडे की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक बोर्ड की बैठक में एक और प्रस्ताव पर विचार हो सकता है, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव का प्रस्ताव। यानी अगर किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन लगातार खराब तो सैलरी में कटौती की जा सकती है। मकसद खिलाड़ियों को लगातार प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार रखना। अभी इन प्रस्तावों पर आखिरी फैसला होना बाकी है। खराब प्रदर्शन और लगातार स्क्रूटनी के बीच अब खबर यह भी है कि रोहित शर्मा मुंबई रणजी टीम के लिए मैच खेल सकते हैं। 14 जनवरी को वो रणजी टीम के ट्रेनिंग कैंप से जुड़े। इसके बाद कयास शुरू हुए। वो रणजी ट्रॉफी 2024-25 के दूसरे लेग में मुंबई की ओर से खेल सकते हैं। मुंबई को 23 जनवरी से जम्मू कश्मीर के खिलाफ मैच खेलना है। हालांकि अभी रोहित ने मुंबई टीम मैनेजमेंट से रणजी खेलने को लेकर पुष्टि नहीं की है। आखिरी बार वो 2015 में खेले थे। शुभमन गिल भी इस बार पंजाब के लिए रणजी खेलते नजर आ सकते हैं। विराट कोहली को लेकर भी कयास चल रहे हैं कि क्या 10 साल के गैप के बाद वो दिल्ली की टीम के लिए रणजी ट्रॉफी में मैच खेलते नजर आ सकते हैं। अभी कंफर्मेशन नहीं आया है। अगली सुर्खी, दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी को डांट लगाई। वजह पुलिस अधिकारी पर लगा आरोप कि 2020 के दिल्ली दंगे के एक मामले में जांच अधिकारी रहते हुए उन्होंने एक आरोपी को झूठा फंसाने की कोशिश की। इस केस में कोर्ट ने दिल्ली दंगों में आरोपी संदीप भाटी को बरी किया। साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कहा कि वो जांच अधिकारी के आचरण की समीक्षा करे और उचित कार्रवाई के निर्देश दें। दरअसल दिल्ली दंगों की जांच में पुलिस ने जो रिपोर्ट पेश की उसके मुताबिक हिंसा कर रही भीड़ ने 24 फरवरी 2020 को शिव विहार में ऑटो से घर लौट रहे शाहरुख नाम के शख्स को बाहर खींचा, लाठियों से पीटा और फिर गोली मार दी। शाहरुख को अस्पताल ले जाया गया, उनकी जान बच गई। पुलिस ने शाहरुख की शिकायत पर संदीप भाटी को 23 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप मुख्यतः एक वीडियो क्लिप पर निर्भर था जिसमें कथित तौर पर संदीप हमले में शामिल नजर आ रहा था। जब ये क्लिप अदालत में रखी गई तो एडिशनल सेशन जज पुलत्स प्रमाचला ने कहा, आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने क्लिप का एक छोटा वर्जन पेश किया और जानबूझकर एक महत्वपूर्ण हिस्से को छोड़ दिया। महत्वपूर्ण हिस्सा जिसमें संदीप भाटी को हमला रोकते हुए देखा गया। कोर्ट ने कहा कि मामले की अच्छे से जांच करने और असल दोषियों की पहचान के बजाय आईओ ने सबूतों के साथ हेरफेर करके संदीप भाटी को फंसा दिया। जज पुलत्स ने अलग मामले दर्ज करने और जांच की अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए। अगली सुर्खी इसरो से जुड़ी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म। इसे नया अध्यक्ष मिल गया है। वी नारायणन ने यह कार्यभार संभाला। इसरो ने एक बयान जारी किया कि प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर वी नारायणन ने अंतरिक्ष विभाग के सचिव, अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और इसरो के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। डॉक्टर नारायणन को रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट के क्षेत्र में करीब 4 दशक का अनुभव है। उन्होंने तमिलनाडु के एक सरकारी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया। फिर टीआई डायमंड चेन लिमिटेड, मद्रास रबर फैक्ट्री यानी एमआरएफ और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल जैसे संस्थानों में काम किया। आईटी खड़गपुर से क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में एमटेक,
और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी भी हासिल की। 1984 में वो इसरो से जुड़े। उन्होंने भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाई थी। इससे पहले नारायणन इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर यानी एलपीएससी के निदेशक भी रह चुके हैं। अगली सुर्खी सीमा के करीब के इलाके से जुड़ी है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 14 जनवरी को जम्मू कश्मीर के अखनूर पहुंचे। 9th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे इवेंट में हिस्सा लिया। उनके साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। राजनाथ ने जो कहा वो 3 खास बिंदुओं में समझिए। पहला, पीओके यानी पाक के कब्जे वाला कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पीओके के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। दूसरी बात, पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के लिए विदेशी जमीन है और इसका इस्तेमाल वो आतंकवाद फैलाने के लिए करता है। और तीसरी बात, आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी प्राणों की आहुति दी। आज यहां हालात काफी हद तक बदले हैं। इस सच्चाई को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर बिना पीओके के अधूरा है, भारत के माथे का मुकुट मणि है। वैसे भी पीओके पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन टेरिटरी से अधिक कुछ नहीं है। भारत से हुई हर जंग में पाकिस्तान हारा है, चाहे 1948 में हुआ कबायली हमला हो या 1965 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो या फिर 1999 का कारगिल युद्ध हो। हर लड़ाई में पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा है। अवैध घुसपैठ और आतंकवाद को हवा देने का काम 1965 के जमाने से लगातार हमारा पड़ोसी देश करता चला आ रहा है। उसकी यही उम्मीद रही है कि जम्मू और कश्मीर में जो हमारे मुस्लिम आबादी के लोग हैं वह पाक फौज के साथ खड़े होंगे, लेकिन उनकी मुराद न पूरी हुई है और न कभी भी वह पूरी होने पाएगी, यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पूर्व सैनिकों को सुविधाएं लगातार मिलती रहें, इसकी कोशिश होती रहनी चाहिए। हमारा फर्ज बनता है कि आपकी कोई मुश्किल ना रहे, आपकी कोई परेशानी ना रहे, आपको कोई तकलीफ ना हो। और ये जब हम करें तो हमें ये समझ के नहीं करना चाहिए कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा फर्ज है। हम आपका किया हुआ एहसान चुका रहे हैं। आपने जो इस मुल्क के लिए किया, आपने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। अब हमारा फर्ज बनता है कि आपकी खिदमत करके, आपके मुतालबे हल करके, आपकी मुश्किलात कम करके हम अपना फर्ज निभाएं। और मैं आज इस मौके पे आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर हुकूमत के तरफ से जितना अभी तक हमने किया है वो हम जारी रखेंगे। लेकिन अगर कहीं पर कोई कोताही रही हो, कोई खामी रही हो, कोई कमजोरी रही हो, तो हमारे तक वो पहुंचा दीजिएगा ताकि हम उसको दुरुस्त करें। हमारी कोशिश रहेगी कि रिक्रूटमेंट में जहां रिजर्वेशन का सिलसिला आपके लिए रखा गया है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाए। जो माली मदद की जाती है, जो स्कीम्स के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलता है, उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। आज का लंडन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। चांस, वही इतना कुछ घट रहा है दुनिया में, आप जहां खड़े हो वहां क्यों खड़े हो? चांस, लक, लॉटरी। कसम से क्या प्रोग्राम दिखा दिया भाई। करुणानिधि ने अपने बेटे का नाम स्टालिन रख दिया। यार काहे आदमी होशो हवास में रखेगा अपने बेटे का नाम स्टालिन? किसी खलनायक के नाम पे अमरीश पुरी नाम का लड़का नहीं मिलता आजकल आपको। मैं तो अपनी पूरा किताब कॉपी से भरा बस्ता ही बेच दिया था। आगे बोलते गायब हो गया और 1.5 रुपया में बेच दिए थे, जबकि बस्ते की कीमत उसमें 10-12 रुपये रही होगी। कॉपी किताब सब एक बार फिर से हंसीएगा वैसे।